हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित सनी। और कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट भी है और बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट्स के बीच में है इस पर्टिकुलर ईपीएफओ के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एक रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है। और हमने पहले भी इसके रिगार्डिंग बात की थी, वीडियो भी इस पे अपलोड हुआ था, इसका सिलेबस भी मैंने डिस्कस किया था, आपको थोड़ा सा इसका जॉब प्रोफाइल भी बताया था। तो थोड़ा सा कुछ और मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। और एक बहुत बड़ा रीज़न है ये वीडियो बनाने का कि जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये एक ही सिंगल फेज रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में सीधा इंटरव्यू है। और आप एक अधिकारी की पोस्ट पे जाते हो, वो भी यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर, इसलिए बहुत बड़ी बात भी है। तो यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होना सही में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एक बात है आपकी लाइफ के लिए। और एज अ स्टूडेंट जो एक गोल लेके चलता है स्टूडेंट अपना करियर के लिए, तो उसमें एक ये बड़ा अचीवमेंट होता है। और जैसे हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो सब भी यूपीएससी के थ्रू ही सेलेक्ट होते हैं। इसमें जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो भी यूपीएससी वाला सेम पैनल ही होता है। तो ये एक बड़ी बात है। सबसे पहले हमें इसको समझना है कि ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक जिम्मेदारी है। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी का आपने नाम सुना होगा। सोशल सिक्योरिटी क्या है कि खासकर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिसमें अधिकतर फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, जो फाइनेंशियल इतने साउंड नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए लाइफ में सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास में कन्वेंशनली ज़्यादा कुछ होता नहीं है अपने सपोर्ट के लिए। तो सोचिए उन लोगों को ओल्ड एज में पेंशन मिले और उनको कुछ जो है प्रोविडेंट फंड के रूप में कुछ पैसा, एक सम उनको मिले एक पर्टिकुलर एज के बाद में, उनको लाइफ लॉन्ग भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता रहे फाइनेंशियली। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक वे है जिसमें ईपीएफ अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। सोशल सिक्योरिटी जो इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं और वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिसको बोल सकते हैं कि जो गोल होता है सर्विस देने का सोसाइटी को, उस सर्विस के लिए कि ये आइडियल जॉब भी है, क्योंकि इसके जो बेनिफिशियरीज हैं, जो आप इसमें सर्विस दोगे, वो बेनिफिशियरीज सीधे डायरेक्टली नीडेड लोग हैं, गरीब लोग हैं। ठीक है। और इसलिए जो आप इसमें काम करोगे, जो इस पोजीशन पे आप रहोगे, जो आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, वो जस्टिफाई होती है पूरी तरह से। आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, क्योंकि आप जो भी कुछ काम करोगे वो डायरेक्टली किसी नीडी के लिए काम आ रहा है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अब देखिए, इतनी बड़ी पोस्ट पे आप पहुंच रहे हो और आप बहुत सारे एग्जाम्स भी देते हो, आप बहुत टिपिकल प्रोसेस फेस करते हो, बहुत कंपटीशन टफ जो है वो फेस करते हो। इसी बीच में और इस कट थ्रोट कंपटीशन के एज के अंदर, और 2020 ये चल रहा है, इस टाइम तक जो हमारी पॉपुलेशन है, जो बेरोजगार लोगों की संख्या है, जो यूथ है हमारा, इतनी एस्पिरेशंस उनकी है, हार्ड वर्किंग है, फोकस्ड है, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हैं और मजबूर हैं कॉम्प्रोमाइज्ड करियर्स के को चूज़ करने के लिए भी। ऐसे में इस पोस्ट का आना एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें बताता है। और खासकर जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन हो सकता है, क्योंकि इस पोस्ट पे रहते हुए जो आप काम करते हो उससे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलता है और एक्सपोजर मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हो, और उसमें टाइम भी मिलता है आपको। 5 डे वीक का ये जॉब होता है, तो आपको टाइम भी मिलता है और आगे भी लोग फिर सेलेक्ट होते हैं फर्दर, जैसे सिविल सर्विस के अंदर। तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ का एक मिक्स्ड सा एक पैकेज ये है। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो वो भी काफ़ी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आता है। इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज्ड है। इसीलिए एक बड़ा इशू इस एग्ज़ाम में ये आया कि इसका जो सिलेबस है वो एक्चुअल में एक जगह कहाँ मिलेगा, उसका मैटर एक जगह कहाँ मिलेगा। तो यही सबसे बड़ी मुसीबत इस एग्ज़ाम की है। एक तरफ आपको एक ही फेज़ रिटर्न का क्लियर करना है, और अब वो चेंज भी आ चुका है। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जब 2016 में इसका नोटिफिकेशन आया था, तब इसमें 50-50 का रेशियो था रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू का। लेकिन अभी ये मेरे हिसाब से बेटर ही हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके हाथ में अब 75% मार्क्स आ गए, क्योंकि 75:25 का रेशियो हो चुका है। तो ऐसे में ये आप मानिए कि बेटर ही हुआ है, क्योंकि 75% मार्क्स अब आपके हाथ में है। इंटरव्यू के मार्क्स भी आपके हाथ में होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें परफॉर्मेंस
देना और ना देना वो कई फैक्टर्स पे निर्भर करता है, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपकी एक तरह से तैयारी पे, आपका कैसे अपने आप को, हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, ऑल दीज थिंग्स मैटर। और इसका जो इंटरव्यू जो होता है वो वैसे ही लेवल का होता है जैसा सिविल सर्विस का होता है, उसी उतने ही टाइम का होता है। उसी तरह से आपको पूछा जाएगा हॉबीज़ के बारे में, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, सब कुछ है, उसके बारे में भी मैं आपको जो है एक वीडियो में ज़रूर से बताऊंगा डिटेल में। लेकिन अभी इसको समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्यों इतनी बड़ी है, ये इसका बहुत बड़ा इशू है। और आपने देखा होगा इन दिनों इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। और एक बहुत बड़ी बात यह है, जब 2016 में एग्ज़ाम का जो इसका जो नोटिफिकेशन आया था और फिर ये 17 में फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, तो हमारे टाइम में इसका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। आज जितना अवेयरनेस आप इसके रिगार्डिंग देख रहे हो, जितना हेल्प आप इसके लिए देख रहे हो, और जो स्टडी आईक्यू ने भी जो कोर्स लॉन्च किया है, ये सब हेल्प उस टाइम पर नहीं थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उस टाइम पर कोई भी ऐसा गाइडेंस भी नहीं था। इवन मैं जब ये एग्ज़ाम देने गया था तो शायद आज जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन उसका 20% भी मुझे नहीं थी। इसके बारे में, सिलेबस के बारे में भी कुछ रफ सा ही आइडिया था, कोई क्लैरिटी नहीं थी। आज इतनी क्लैरिटी है, इतने सारे जो हैं गाइडेंसेस, एक्सपीरियंसेस भी अवेलेबल हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है। और इतनी बड़ी पोस्ट जब रेगुलर एग्ज़ाम के थ्रू नहीं होती है तो बहुत एंग्जाइटी स्टूडेंट्स में हो जाती है, क्योंकि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। एक तो बड़ी बात यह है कि उस टाइम पर इसमें डेट नहीं बताया गया था लास्ट टाइम कि कब ये एग्ज़ाम होगा। अब की बार आपको डेट बताई गई है और अक्टूबर में जाके एग्ज़ाम होने वाला है, और जनवरी से ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। मतलब इतना लंबा टाइम। और अभी ये भी एक इशू है कि कब जो है इस साल का शेड्यूल रहता है, क्योंकि एक अजीब फेज़ आपको पता ही है चल रहा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है और देश की स्थिति कुछ अजीब बनी हुई है। ऐसे में शेड्यूल क्या कुछ चेंज होता है, क्या कुछ पोस्टपोन वगैरह भी होते हैं एग्जामिनेशन के शेड्यूल्स, क्योंकि फिक्स होता है पूरे साल का, और अब उसमें कुछ चेंज आता है तो कुछ चेंज आ भी सकता है आगे। इसलिए एक बहुत बड़ा मौका भी है, बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, जो इस टाइम पर फोकस्ड तरीके से मेहनत कर जाएंगे उनके लिए। तो लाइफ चेंजिंग डेज आपके लाइफ में चल रहे हैं। और इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया, क्योंकि मोटिवेशन हम सब लोग ढूंढते हैं, और मोटिवेशन, ट्रू मोटिवेशन वहीं से आता है, फैक्ट से ही आता है। और फैक्ट यही है कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुन एक टाइम है, और आपने अगर इसकी इंपॉर्टेंस समझ ली तो वो हर दिन आपके दिमाग में बैठेगा भी। तो ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और आपको रिटर्न में 75% मार्क्स आपके हाथ में हैं। और इसलिए ये जो एग्ज़ाम है इस बार का ईपीएफओ का, ये सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ इस साल के लिए। बहुत बच्चे जो हैं कई तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एक तो इतनी बड़ी पोजीशन वाली जो एग्ज़ाम्स होती हैं, जो कि एक जो जनरलिस्ट जो पोस्ट होती हैं, आप मान लीजिए कि जैसे स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए आपको कोई, इसमें भी क्वालिफिकेशंस हैं लेकिन वो डिज़ायरेबल हैं, वो मैंडेटरी नहीं है। आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना मैंडेटरी नहीं है, आपको लॉ का नॉलेज होना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो एक जर्नलिस्ट एग्ज़ाम हो गया ये, जैसे कि और होते हैं जो ग्रेजुएट आप सिंपल हो तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो और इस पोजीशन पे पहुंच सकते हो। तो मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मेरा भी कोई अकाउंट्स का या कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम क्रैक करना पॉसिबल हुआ। तो उसका क्या रीज़न था, वो उसके सिलेबस में और वो उसकी तैयारी पर डिपेंड करता है। इसलिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इस साल ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने आपको बताया, एक तो 16 में इसका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, और उसके बाद में, उससे पहले तो बहुत टाइम निकल गया था, उसके बाद में अभी 4 साल के बाद में ये नोटिफिकेशन आया है। तो 4 साल के बाद आया है, और इसके बाद में कब आएगा, नेक्स्ट कब आएगा, दैट वी डू नॉट नो। और एक और बड़ी बात क्या है, लास्ट टाइम सिर्फ 257 टोटल पोस्ट आई थी, अब की बार आई हैं 421, तो नियरली डबल हो गई है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे इंडिया में 421 होना, ये एक बड़ी बात है इतनी बड़ी पोस्ट के लिए। इतनी वैकेंसीज नॉर्मली आती नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, लेकिन ये जो एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए जो है ये नोटिफिकेशन आया है। तो अधिकतर लोग अब जान ही गए होंगे, और इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा नॉलेज जो है वो फैल गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी के अंदर ही इसका इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद में ईपीएफओ, जो कि एक ऑटोनमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर, ठीक है, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये ऑटोनमस बॉडी आती है, और उसमें ये एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। लेवल 8 का इसका पे होता है, और ये ग्रॉस, जब आप लोग इसमें सेलेक्ट होंगे, इसका प्रोसेस पूरा हो चुका होगा, तब तक जो है कई डियरनेस अलाउंसेस वगैरह बढ़ जाएंगे, तो ये
प्लस ही आपको ग्रॉस इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है इस टाइम पर। और ऐसे कंपटीशन वाले एज के अंदर अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो तो शायद इससे बेटर फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता है। और आगे आपको चांस भी मिलते हैं और आगे भी ग्रोथ करने के, प्रमोशन के चांसेस भी काफ़ी इसमें अच्छे होते हैं। तो प्रवर्तन अधिकारी जिसको इंग्लिश में एनफोर्समेंट ऑफिसर बोलते हैं और लेखाधिकारी जिसको अकाउंट्स ऑफिसर बोलते हैं, ये दोनों सेम रैंक की पोस्ट हैं। आपको 1 साल के बाद में एनफोर्समेंट ऑफिसर बनाया जा सकता है या फिर आपको अकाउंट्स ऑफिसर पर ही रखा जा सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। शुरुआत में जितने भी लोग सेलेक्टेड हुए हैं उन सेलेक्टेड लोगों को अकाउंट्स ऑफिसर ही बनाया गया है। रीजनल ऑफिसर्स होते हैं पूरे इंडिया में, तो उनमें अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट पर ही वो काम कर रहे हैं शुरू के साल में, उसके बाद में वो एनफोर्समेंट ऑफिसर भी बनाए गए हैं। तो ये सेम रैंक है और इसमें इसको नॉन मिनिस्टेरियल जॉब बताया गया है। तो जैसे नॉर्मली जो लेवल 8 की जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर और स्टेट के अंदर वो गजेटेड पोस्ट होती हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा इशू है कि इसको ईपीएफओ ने गजेटेड पोस्ट नहीं बताया है। इनके खुद के अलग स्टैट्यूट है क्योंकि ये एक ऑटोनमस बॉडी है और स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब कि इसका खुद का एक लॉ है, ईपीएफ एक्ट 1952 है। ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी काम आएगी इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी और एग्जाम के अंदर भी। तो इसका खुद के जो लॉज हैं और उसी को एनफोर्स कराते हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर्स। तो इसमें जब कई जगह सिग्नेचर वगैरह करते हैं, जैसे अकाउंट्स ऑफिसर करते हैं बिल्स वगैरह के ऊपर, तो राजपत्रित अधिकारी जो है वो बोला जाता है, मतलब गजेटेड ऑफिसर के रैंक का इनको माना भी गया है। ये भी एक फैक्ट है, लेकिन नोटिफिकेशन में आप इसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं देखते हो, तो ये एक इशू है। और बाकी इसमें प्रमोशन चांसेस जो हैं उसकी भी बात नोटिफिकेशन में कर दी गई है कि 4 साल के अंदर अंदर आपको नेक्स्ट ग्रेड मिल जाएगी, 4 साल के अंदर। और ये बहुत अच्छी बात है कि 4 साल के अंदर ही आपको नेक्स्ट जो है ग्रेड पे मिलने लग जाती है। अभी बात यह है कि इस पोस्ट के ऊपर, अब ये कि इस पोस्ट पे पहुंचे कैसे। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर ली, हमने ये देख लिया कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट एक जॉब प्रोफाइल है। और जो रिस्पेक्ट प्रेस्टीज है उसकी हमने बात कर ली, बेनिफिट्स की हमने बात कर ली, जो सैलरीज है उसकी मैंने बात कर ली है। ये सब चीज़ें वेल नोन हो चुकी हैं हमें। बात है कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, ये बड़ा इशू है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अभी कुछ सालों से बहुत ही रेयरली ही आ रही हैं। और आपको पता है कि इतनी पोस्ट हैं, आपको पता है कि टाइम काफ़ी है और अब गाइडेंसेस भी अवेलेबल हैं। ऐसी पोस्ट जहाँ पर आपको ना तो कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोई किसी तरह का है और आपको जो है देश के कोर में काम करने को मिलता है, आपको कंपनीज एस्टैब्लिशमेंट्स इनसे काफ़ी इंटरेक्ट आप होते हो। और जब आप अकाउंट्स ऑफिसर होते हो तो ऑफिशियल वर्क के बारे में आपको इतना नॉलेज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा आपको नॉलेज होता है, आपके अंडर भी बहुत सारे जो हैं एम्प्लॉइज़ वो रहते हैं। तो हर तरह का कॉम्बिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात, अगर इस पर रह के आपने काम किया उसके बाद में आपने मान लीजिए इन सर्विस आपने तैयारी की और सिविल सर्विस का जो एम मान लीजिए किसी का अल्टीमेट एम है, तो उसके इंटरव्यू को आप देने जब जाओगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। आप मान लीजिए कि आपके 30-40 मार्क्स तो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो ही जाएंगे अगर आपने इस पोस्ट पे काम किया है तो, क्योंकि यूपीएससी के थ्रू ही आप सेलेक्ट हुए हो। तो इसमें सेलेक्ट होना भी कोई छोटा खेल नहीं होने वाला है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। क्योंकि अब जो हमने पहले भी बात की थी, एक थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा, ये थोड़ा मेरा प्रोफाइल है अगर आप देख सकते हैं। और वैसे मैं बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ, बायोटेक से मैंने बीटेक किया है, ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का या अकाउंट्स का नहीं रहा है, तो मैं उन लोगों में से हूँ जिसका लॉ का भी बैकग्राउंड नहीं है, उसका जिसका कॉमर्स का भी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेलेक्ट हुए। तो ये उन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए शायद एक जिसको बोल सकते हैं कि एक होप हो सकती है कि ऐसा एग्जाम्पल जो है जो आपके सामने है कि जिसका ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, जो इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डिज़ायरेबल में नहीं था, फिर भी इसमें सेलेक्ट हुए। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स पास की हैं उसके लिए जो तैयारी की है कई साल, तो वो अब इसमें काफ़ी काम आई है। इसमें देखिए अभी जो वैकेंसीज़ आई हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 421 वैकेंसीज़ हैं, तो 421 है और अराउंड 9.5 लाख जो है शायद इसमें फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो इतने लोगों में से आपको इन 400 लोगों में आना है,
तो बहुत ही मतलब फोकस्ड आपको तैयारी करनी है, और अपना सबसे बड़ी चीज़ जो है अपना गोल के ऊपर फोकस बहुत तगड़ा रखना आपको। यही चीज़ आपके काम आने वाली है। किसी भी चीज़, मान लीजिए आपका गोल तो है एक चीज़, और बाकी सब कुछ, सारा दुनिया जहान सब कुछ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन आपको उस चीज़ पर टिके रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और उसी के लिए मोटिवेशन कैसे आपके दिमाग में रहे, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। अब देखिए, ये इसका डिटेल था, और क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए बस, लेकिन डिज़ायरेबल में इतनी सारी ये चीज़ भी हैं। लॉ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो मास्टर्स है, अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, एमबीए वगैरह है, इनका काफ़ी डिज़ायरेबल रहता है। तो इन लोगों के लिए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली हो ही गई है, लेकिन जो ग्रेजुएट हैं सिर्फ उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर टॉपिक्स का है। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर का क्या जॉब प्रोफाइल है मैंने आपको बता दिया। फील्ड जॉब इनकी होती है, इस्टेब्लिशमेंट जो होते हैं, जो कंपनीज वगैरह होती हैं, उनसे इनका इंटरेक्शन रहता है। एनफोर्स करवाते हैं, कंप्लाई करवाते हैं, जहाँ पर कोई 20 से ऊपर काम करते हैं वो लोग अगर इसमें कवर्ड नहीं है, तो अगर वो एग्जेम्प्टेड नहीं है तो उनको कवर करवाना है, और उन सब के रिगार्डिंग रिपोर्ट होती है। और जितने भी क्लेम्स वगैरह आते हैं, जितने भी कवर्ड जो लोग हैं जिसके अंदर हज़ारों मजदूर काम करते हैं, उनका जो इंडिविजुअल अकाउंट नंबर है, उनका जो प्रोफाइल है, उनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनका क्या इशू चल रहा है, उसमें कोई अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा है, कोई भी एम्प्लॉयर है, कोई कंपनी जो चलाता है, जो भी एस्टैब्लिशमेंट चलाता है, वो अगर कोई गफला कर रहा है, वो अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए ये एक क्वाज़ी जुडिशियल जॉब भी है, क्योंकि इसमें लीगल कार्रवाई भी होती है। और इसके ऊपर जो नेक्स्ट जो आपका प्रमोशन है वो असिस्टेंट कमिश्नर का है। ठीक है, नाम से आप समझ गए होंगे। इसके नेक्स्ट जो सीधा जो प्रमोशनल लेवल है वो असिस्टेंट कमिश्नर है, और उसके बाद इसके 4 साल बाद में आपको रीजनल कमिश्नर का पोस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट प्रमोशन से ही आप असिस्टेंट कमिश्नर वाले लेवल पे आ जाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और एनफोर्समेंट ऑफिसर हो चाहे आप अकाउंट्स ऑफिसर हो, सेम इसी तरह से प्रमोशन चैनल्स रहते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर का काम जो है वो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन वाला होता है, और अकाउंट्स का तो होता ही है। उसके अंदर सेक्शन सुपरवाइजर्स काम करते हैं, और डीलिंग हेड जो होते हैं, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एसएसएस जिनको बोलते हैं, वो सबसे निचला लेवल है। तो इनके ऊपर आप होते हो, और इनको मैनेज करने का काम भी आपको होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक वर्क होता है। और भी बहुत सारे जो ऑफिशियल वर्क्स होते हैं जिसके अंदर आप लीड करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई। अभी जो इसका सिलेबस है, जो इसके क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, हम उसकी बात करते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल इंग्लिश, देखिए इंग्लिश को स्पेसिफिकली एक टॉपिक की तरह रखा गया है, और 20 क्वेश्चंस इससे आए हैं। 20 क्वेश्चंस, 120 टोटल क्वेश्चंस आए थे, और 20 क्वेश्चंस इंग्लिश से आए हैं। मतलब कि आप इंग्लिश को स्किप नहीं कर सकते हो, अनस्किपेबल ये है। 20 क्वेश्चन मीन्स 1/6 हो गया, और ये सिंपल क्वेश्चन ही है। अगर नॉर्मली आपने एसएससी बैंक की तैयारी की है, या फिर वैसे भी 10th लेवल तक का जो इंग्लिश होता है वो एक आना ही चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट को, आपको हर एग्जाम में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो इसमें आएगा। और जैसे मैंने एसएससी का भी एग्ज़ाम क्लियर किया था 2-3 बार, एक बार सीपीओ का किया था, एक बार सीजीएलई का किया था, तो वो इंग्लिश भी काम आती है इसमें। मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 15 क्वेश्चन इसमें आए थे। तो ये एक सिंपल लेवल है, मतलब कि 35 क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से स्कोरेबल एक इशू है। और इसकी तैयारी कोई भी सिंपल बुक से हो सकती है। कोई भी जो एसएससी बैंक लेवल के जो एग्जाम होती है उनका जो एक नॉर्मल लेवल होता है अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस का, मेंटल एबिलिटी वाले का और जनरल इंग्लिश का, वो आप सिंपली कहीं से भी इसको कवर कर सकते हो। कोई इसकी कोई स्पेसिफिक या कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक लेवल इसमें नहीं कवर होता है, ये वही नॉर्मल है। बाकी सारा जो है ये है हमारा मेन इशू, सबसे इंपॉर्टेंट इशू। और जो स्पेसिफिक जो इशू है वो ये 3 टॉपिक हैं उसमें से, और ये सारा जीएस और करंट अफेयर का इशू है। अब हेल्प की जब बात करें, जो कोर्स लॉन्च किया है स्टडी आईक्यू ने, उसमें ये सारा पोर्शन कवर्ड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और ये कितने क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, 17 और 15, ये 32, 52, 64 और 8, 72 और 85, ये 85 क्वेश्चंस होते हैं। और सारा आपका सिलेक्शन इसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो मैटर है ऊपर वाला, ये किसी भी कैंडिडेट के लिए स्कोर करना इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आउट ऑफ 35 आप आराम से 20 to 25 क्वेश्चंस आप आराम से सही कर सकते हो, और मिनिमम आप इतना सही कर ही सकते हो। और बाकी है ये वाला पोर्शन। अब इसके अंदर आपको जीएस की तैयारी अच्छी चाहिए। अब जीएस की बात करते हैं, क्या जीएस का इशू है।
जीएस में देखिए इंडियन पॉलिटी आएगा जिससे 7 क्वेश्चन आए थे, इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंटल इश्यूज, स्कीम्स हैं, नए नए अपडेट्स हैं, आरबीआई कुछ ना कुछ अनाउंस कर रहा है, कुछ और पैकेजेस दिए जा रहे हैं, कुछ और है, इकोनॉमी के बेसिक्स आपको नॉलेज होगा तभी आपको डायनेमिक इश्यूज जो चल रहे हैं वो समझ में आएंगे, तो उससे 10 क्वेश्चंस आए हैं। फ्रीडम स्ट्रगल जो कि हिस्ट्री का पार्ट है, जो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री आने वाली है, उससे 15 क्वेश्चन आए हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट इशू है, अब इसमें से हम कितना पढ़े, क्योंकि ऐसे तो पढ़ने लगे तो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा सिलेबस है, कितना कुछ करें। तो अब जो इस कोर्स में किया है हमने वो ये किया है, एक तो पहले जब ये कोर्स अनाउंस किया गया था और अभी 20 कल से ये स्टार्ट भी हो गया है, बुकिंग इसकी चल ही रही है और कोर्स स्टार्ट भी हो गया, तो उसमें 80 के आसपास जो है लेसन्स थे। अभी हमने इसको आज बढ़ा दिया है और 150 लेसन्स कर दिया है, जिसमें सारा जो इंक्रीज है वो इसी जीएस वाले पार्ट में किया गया है, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत नेसेसरी एक बात है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा पोर्शन है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे एमसीक्यूज़ और उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। इस तरह से हम ये सिलेबस कवर करेंगे, तो मैक्सिमम जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस बनता है इन टॉपिक्स के अंदर, फ्रीडम स्ट्रगल के जो डिटेल्स हैं, इंडियन इकोनॉमी के बेसिक्स और करंट इशूज़ हैं, पॉलिटी का जितना भी मैटर है, इनसे स्पेसिफिकली करंट अफेयर बेस्ड जो सारा स्टैटिक पोर्शन है वो एमसीक्यूज और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से हम कवर करेंगे। और इसके लेक्चर्स हो जाएंगे मेरे हिसाब से जो हैं अभी लगभग 50 से लेकर और 70 के बीच में इसमें लेसन्स बन जाएंगे। अब ये मान लीजिए 65 तक लेसन्स आराम से जीएस के ऊपर ही आने वाले हैं। ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको भी 20 लेसन्स में हम कवर करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और बाकी सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके जो लिस्टिंग है आप देख ही सकते हो। अभी जो ऐप पे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा, ये देखिए, ये कोर्स ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा, ईपीएफओ एग्जाम 2020 के नाम से, और ये 20 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है। तो इसको आप जब क्लिक करोगे तो उसमें नीचे डेमो वीडियो भी मिलेगा आपको, इंट्रोडक्टरी वीडियो भी मिल जाएगा और इनकी लिस्टिंग में मिल जाएगी। वो अपडेट भी होनी, क्योंकि ये लेसन अभी बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड भी थी और ये हमने भी इस चीज़ को ज़रूरी समझा है कि ये मैक्सिमम कवरेज इसमें होना चाहिए जीएस का। तो इसमें जितने एमसीक्यूज़ और ये सब हम डील करेंगे उतना ही हम हमारे सिलेबस के नज़दीक पहुंच पाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। तो ये होगा करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई दी। इसी में कंप्यूटर्स और जितना भी टेक्नोलॉजी का है, करंट अफेयर्स का है, साइंस के जो इशूज़ हैं वो सब इसमें आएंगे। और सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये है स्पेसिफिक टॉपिक्स जिससे सबको डर भी लग रहा है, जिसके बारे में सबको इश्यूज भी हैं। इनको डिटेल में कवर किया जाएगा पूरा। जितना इन्होंने तो खैर ज़्यादा बताया भी नहीं है, एग्ज़ाम कंडक्ट जो करा रहा है यूपीएससी, तो उसने ज़्यादा इसको डिफाइन भी नहीं किया, सिंपल इन्होंने ये हेडिंग डाल के रख दिया, लेकिन उसमें कोई ये नहीं बताया कि कितना डेप्थ तक वो चीज़ें आएंगी। तो मैक्सिमम इसमें कवरेज होगा, जितना इन्होंने कवर भी नहीं किया है पिछले क्वेश्चंस के अंदर, उससे भी ज़्यादा हम इसमें पढ़ाने वाले हैं और पूरा डिटेल में ये चीज़ आएगी। तो इसकी आप चिंता बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। 20 और 10, 30 और 33 जो हैं क्वेश्चन जो इससे आए थे, तो इतना जो सिलेबस है वो इसमें कवर होगा। और इस चीज़ को पूरा कवर करने के बाद में आप आराम से इसमें 90% तक स्कोर कर सकते हो, स्पेसिफिकली इस पार्ट के अंदर। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो ये आपका स्कोर और भी ऊपर जा सकता है। और जीएस का जो पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, ये लेसन्स अपडेट हो गए सारे और ये रिवाइज हो चुका है सिलेबस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले जब मैंने इसकी एग्ज़ाम दी थी उस टाइम पर कोई भी इसकी हेल्प अवेलेबल नहीं थी और अधिकतर जो लोग थे उनको तो पता भी नहीं था कि ऐसा एग्ज़ाम कोई होता भी है, क्योंकि उससे पहले बहुत कई साल पहले हुआ था और अभी 16 के बाद में इसका नोटिफिकेशन जो है वो 2020 में आया है। तो अभी बहुत लोगों को इसके कन्फ्यूजन्स हैं, इसके इश्यूज़ हैं और वो लोग पूछ भी रहे हैं। तो अब इतनी हेल्प अवेलेबल है। सबसे बड़ा इशू है स्कैटर्ड मैटर, इसका मैटर सारा स्कैटर्ड है और एक जगह आप देख रहे हो कितना वेरिएंस है। इसमें इंग्लिश भी पूछ रहे हैं, इसमें एनालिटिक मैथ्स भी आ रहा है, इसमें जीएस भी आ रहा है, स्टैटिक पोर्शन भी आ रहा है, डेवलपमेंटल इश्यूज भी आ रहे हैं, स्कीम्स भी पूछ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी आ रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी भी आ रहा है। और ये स्पेसिफिक जो सिलेबस है, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये अलग ही स्ट्रीम्स है सारी की सारी। तो बहुत वाइड रेंज है इसमें। अब इसमें हमारे टाइम में लगभग 50% का इसमें कट ऑफ रहा था और इसमें सिलेक्शन हुआ था। तो 50% में आपका सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 50 टू इस बार 60 भी कर सकते हैं, लेकिन सीट्स भी बढ़ी हैं तो 50% से लेकर 55% तक का आप ये मानिए कि यू आर नियर टू द कट ऑफ।
उसके बाद रहता है 25% इंटरव्यू का, जिसके बारे में एक अलग से वीडियो में हम बात करेंगे और उसको पूरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन जो स्कैटर्ड मैटर है उसको सारे को हमने मेन इस कोर्स में डाला है, और आप देख रहे हो कि मैथ्स और इंग्लिश वाला जो एक छोटा सा पोर्शन है वही बस हमने छोड़ा है, और उसके लिए बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है, और छोटे छोटे जो कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल है स्टडी आईक्यू के ऊपर। बहुत आराम से आप इसको कवर कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई बड़ा इशू है नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चंस देखोगे तो वो सिंपल आए हुए हैं। मेन इशू है इस सारे मैटर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सारा मैटर है, जो ये 80-90 क्वेश्चन हैं, इसका सारा जो मैटर है, और वो इस सिलेबस में कवर होने वाला है। इसको हम करेंगे, और ये जून एंड से पहले पहले पूरा एंड भी हो जाएगा ये जो सारा का सारा मैटर है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आराम से 3-3.5 महीने आपको मिल जाएंगे। इसको कितनी बार आप रिवाइज कीजिए, और इसके लेसन जो हैं अभी लगातार आते भी रहेंगे। तो आराम आराम से सारे बेस्ट लेसन्स हमें समझने हैं, डाइजेस्ट करने हैं, और कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिंता बस आपको करनी है अपनी, कि आप अपने प्रॉमिस पर, आप अपने सारे शेड्यूल के ऊपर, टाइम टेबल के ऊपर, आपके अपने फोकस के ऊपर कैसे टिक पाते हो, वो ही बड़ी बात है। कोई चीज़ें जो हैं अब ऐसी नहीं रह गई हैं जिसके लिए आपको हेल्प अवेलेबल नहीं है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्स है और पेड कोर्स है, लेकिन देखिए इतनी सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर रिसोर्सेज सब जगह लगते हैं, और पूरी टीम को काम करना पड़ता है। तो बहुत सारी जो एक्सपेक्टेशन हम जानते हैं स्टूडेंट्स की हैं, लेकिन हमने इसको मिनिमम रखने की कोशिश की है, क्योंकि अगर इसको देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है। इसमें आप ये भी एक तरह से समझ सकते हो कि कई सारी एग्जाम्स का मिक्सअप करके एक एग्जाम में डाल दिया गया है। तो वैसे आप डिटेल तैयारी करने जाओगे, या फिर कोई कन्वेंशनल जो कोर्सेज वगैरह जो लोग करवाते हैं, या फिर जिस तरह से नॉर्मली इन टॉपिक्स को पढ़ा जाता है, जीएस के कोर्स अलग करते हैं स्टूडेंट्स, और जो इंग्लिश मैथ्स इनके सबके अलग कोर्स होते हैं, अकाउंटिंग के लिए आप अलग कोर्स की सोच सकते हो। इन सब के करोगे तो बहुत बड़ा जो इशू बन जाता है, और फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो जाती हैं चीज़ें। इसलिए हमने इसको मिनिमम रखा है, और यही हमने होप रखी है कि अभी ये ऐप लॉन्च हुई है, तो इस लॉन्च के बाद में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट इसमें मिल पाए, और जिस लेवल का एग्ज़ाम है, जिस लेवल का ये सारा नीडफुल है, उसके हिसाब से उस कोर्स की प्राइस काफ़ी मिनिमम रखी गई है। इसलिए इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आप नहीं रखें, और जब आप इस तैयारी को कर लेंगे, जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे, तब आपको सारा खेल समझ में आएगा। अभी चीज़ें सारी जो हैं आउट ऑफ द बॉक्स हैं आपके लिए। तो वन थिंग यू कैन डू, वो है आपका पॉजिटिविटी रखना, और आपको ट्रस्ट रखना, और इन सारी चीज़ों को फॉलो करना। ये आपका काम है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हेल्प जो है एक जगह कंपाइल कर दी गई है। तो ये इशू है, और इस कोर्स को आप देख सकते हो, इसमें 150 के आसपास जो है वीडियोस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, एक्सप्लेनेशन आएंगे, जीएस पे बहुत फोकस इसमें रहने वाला है। और एक और बड़ी बात है, जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है, उसमें भी ये बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम ये आएगा, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक चीज़ें जो पिक की जाएंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, वो पिक करके उनके एमसीक्यूज बना के उनके एक्सप्लेनेशन से हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और करंट अफेयर्स आएंगे इसमें, करंट अफेयर के लगभग 20 लेक्चर्स इसमें आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, एक्सप्लेनेशंस भी आएंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और रिवीजन हम इसका सारा करेंगे। ठीक है, तो ये सारे इस कोर्स की बात थी, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें, या फिर इसको इग्नोर नहीं करें। और ऐसे मान लीजिए इस फेज़ में जो स्टूडेंट्स हैं, इस क्राइसिस के फेज़ में जो हैं बच्चे, इस बेरोजगारी के इस फेज़ में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ईपीएफओ वाला एग्ज़ाम है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कब आएगा अब पता नहीं। 4 साल पहले आया था, उससे पहले बहुत साल पहले आया था, नेक्स्ट बार कितने टाइम बाद आएगा ये हम नहीं बोल सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल, और ये कोर्स आपको ऐप पे मिल जाएगा। कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है तो जो support@studyIQ.com का जो ईमेल है उस पर आप पूछ सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन है तो फेसबुक वगैरह के ऊपर जो मेरी आईडी है, ग्रुप बना हुआ है एक, अमित सैनी ग्रुप फॉर आईएएस प्रिपरेशन, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी ग्रुप बना हुआ है, और इन सब का लिंक भी वहीं पर फेसबुक पर आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कोई भी इशू रहता है बेझिझक आप कभी भी पूछ सकते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी है, जो स्टडी आईक्यू की है, वो तो सब निभाएंगे ही। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, आपका खुद का मोटिवेशन, आपका खुद का पॉजिटिविटी आपके काम आने वाली है। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना एनर्जी आपकी हाई रहेगी, उतना ही आप फोकस तरीके से अपने इस स्टेज को फॉलो कर पाएंगे। सबसे बड़ी ये बात है। ये बहुत लेक्चर लगता है, ये बहुत बोरिंग बात लगती है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यही है।
और इस चीज़ को हर स्टूडेंट को सोचना ही पड़ेगा, और जो सोच के इसको इंट्रोस्पेक्ट करके अप्लाई करेगा वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। थैंक्स लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज